हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, ये जो क्लासेस है वो बिहार लाइब्रेरियन और बिहार में अभी तुरंत ही न्यूज़पेपर में आया था कि बिहार में जितने भी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनमें लाइब्रेरियन की बहाली की जाएगी और कुल पोस्ट 122 रहने की संभावना है। और केवीएस की भी वैकेंसी विगत 2 सालों से नहीं आई है, तो उसकी भी वैकेंसी आने की प्रबल संभावना है। एनवीएस 15 जुलाई को उसके कैलेंडर जारी कर दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से वैकेंसी नहीं आ पा रही है। ईएमआरएस की वैकेंसी भी आने ही वाली है। दोस्तों, ये जो क्लास है वो आपको लाइब्रेरियन बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। और स्वागत करता हूँ आप सभी का कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जो क्यूआर कोड दिया हुआ है कोने में, वह यह टेलीग्राम का क्यूआर कोड दिया गया है। और इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित नई नई जानकारियों, नई नई जितनी भी वैकेंसी पूरे ऑल इंडिया में आती हैं, उसे आपको आपके पास सूचना पहुंचाया जाता है। और नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का भी क्यूआर कोड दिया गया है, जिसके माध्यम से आप उस ग्रुप से और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित सभी नई नई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जैसा कि हम लोग लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड डेवलपमेंट जो कि यूनिट 2 है, और उसके हम लोग कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरे बहुत सारे एमसीक्यू में से, और जो प्रीवियस ईयर में परीक्षाओं में पूछी गई एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसमें से लिया गया है। और यह इस कड़ी का दूसरा सेट है, जिसे ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम लोग शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, आईआईटी एलआईएस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च इज पब्लिश्ड एज। आईआईटी एलआईएस जर्नल ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन एंड रिसर्च के रूप में प्रकाशित किया जाता है। जो आईआईटी एलआईएस द्वारा जर्नल प्रकाशित किया जाता है वह किस आवृत्ति का होता है? मंथली, बाई मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो आईआईटी एलआईएस जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च के रूप में प्रकाशित किया जाता है वह क्वार्टरली होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी हेराल्ड किसका प्रकाशन है? लाइब्रेरी हेराल्ड इज द पब्लिकेशन ऑफ दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का है, या सेकेंड ऑप्शन है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश का है, या राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का है, या आईएएस एलआईसी का है। तो दोस्तों, जो लाइब्रेरी हेराल्ड है वह दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का पब्लिकेशंस के अंतर्गत आता है। दोस्तों, अगर हम दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की उत्पत्ति का बात करें, तो दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन का जो फाउंडेशन है वह सन सर्वप्रथम 10 मार्च 1939 को रखा गया था। परंतु सन 1953 ईस्वी में डीएलए की पूर्ण रूप से स्थापना हुई पूर्ण रूप से स्थापना हुई। और इसलिए हम कह सकते हैं कि दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई। और इसके स्थापना करने में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, जो कि 1939 से 1953 के बीच में थे, वह हमारे सर जॉन पी सर्जेंट थे, पी सर्जेंट महोदय। जैसा कि ट्रिपल आरएलएफ हम लोग जानते हैं कि इसकी स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुई थी, और आईएएस एलआईसी की स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मैनेजिंग एडिटर ऑफ क्वार्टरली जर्नल लाइब्रेरी हेराल्ड? निम्नलिखित में से कौन त्रैमासिक पत्रिका लाइब्रेरी हेराल्ड का प्रबंध संपादक है? इसका प्रथम ऑप्शन है डॉक्टर पीएसजी कुमार, सेकेंड ऑप्शन है सीपी वशिष्ठ, और सी ऑप्शन है जेएन गौतम, डी ऑप्शन है डॉक्टर उषा मुजुमुंशी। तो दोस्तों, इसका प्रश्न का सही उत्तर
बी ऑप्शन सीपी वशिष्ठ होगा। सीपी वशिष्ठ जो है वही मैनेजिंग एडिटर हैं, जो कि जर्नल का नाम है लाइब्रेरी हेराल्ड, और वह त्रैमासिक पत्रिका है, यानी 3 महीने में एक बार प्रकाशित की जाती है, उसे हम त्रैमासिक पत्रिका कहती हैं। और अगर परीक्षा में पूछ ली जाए कि लाइब्रेरी हेराल्ड किस प्रकार का जर्नल है, किस आवृत्ति का है, तो इसका सही उत्तर त्रैमासिक हो जाएगा। और इसके जो मैनेजिंग एडिटर हैं वह सीपी वशिष्ठ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन वाज फाउंडेड ऑन। जैसा कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था एक प्रश्न में, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन कब पाया गया था, जिसका ए ऑप्शन है 10 मार्च 1938, सेकेंड ऑप्शन है 10 मार्च 1939, थर्ड ऑप्शन है 10 अप्रैल 1938 और फोर्थ ऑप्शन है 10 अप्रैल 1939। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि डीएलए की जो नींव रखी गई थी वह सन 10 मार्च 1939 को रखी गई थी। जो इसके प्रथम डायरेक्टर प्रेसिडेंट जो थे वह सर जॉन पी सर्जेंट थे। सर जॉन पी सर्जेंट थे। और पुनः 1953 ईस्वी में डीएलए की पूर्ण रूप से स्थापना की गई थी। और 1939 से लेकर 1953 तक के जो प्रेसिडेंट थे वह सर जॉन पी सर्जेंट महोदय थे। अगर हम डीएलए के प्रेजेंट, अभी जो प्रेजेंट में प्रेसिडेंट की बात करें, यानी 2024 में डीएलए की डीएलए की कौन प्रेसिडेंट हैं, अगर ऐसा पूछ लिया जाए परीक्षा में, तो अभी जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम केपी सिंह है। केपी सिंह है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। देखिए, कुछ कुछ 2024 के महत्वपूर्ण संस्थाओं के जो प्रेसिडेंट हैं, मैं उनको यहाँ पे लिखवा देता हूँ और इन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सर्वप्रथम तो हम लोग इफ्ला की बात करेंगे। इफ्ला के अभी तत्काल प्रेसिडेंट कौन है, तो इसके प्रेसिडेंट जो हैं वह विकी मैकडोनाल्ड हैं। हो सके तो कहीं इसे नोट कर लीजिएगा। सेकंड है सिलिप। सिलिप की अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो अभी वर्तमान में केट रोबिन्सन इसके प्रेसिडेंट हैं। थर्ड बात किया जाए आईएलए की, तो आईएलए की जो अभी प्रेसिडेंट है उनका नाम मोहन रामबाबू खरदे है। फोर्थ बात अगर एसएलए की बात की जाए, जिसे स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन कहा जाता है, तो इसके प्रेसिडेंट वर्तमान में सीमा राम प्रसाद हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक संस्था है जिसका नाम है IATLIS। अगर इसके प्रेसिडेंट की, वर्तमान प्रेसिडेंट की बात करें, तो जगतार सिंह जो हैं ये प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट हैं। और एक IATLIC होता है जिसके प्रेजेंट में प्रेसिडेंट प्रोफेसर नागेंद्र लखेर हैं। प्रोफेसर नागेंद्र लखेर हैं। और दोस्तों, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि इफ्ला सन 1924 ईस्वी में स्थापित की गई थी। सिलिप जो कि लाइब्रेरी एसोसिएशन और IIS से मिलकर 2002 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। आईएलए जो कि एस आर रंगनाथन महोदय का इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान था, सन 1933 में हुई थी। स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन 1909 ईस्वी में हुई थी। IATLIS की स्थापना 1969 में हुई थी और IATLIC की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पे मैंने कितना अच्छा से डिस्क्रिप्शन दिया हूँ और कितने सारे क्वेश्चन। देखिए, यहाँ इस एक क्वेश्चन के अलावे मैंने इफ्ला के प्रेसिडेंट यानी 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो इसके स्थापना का पूरा हिस्ट्री था उसको मैंने बताया। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे यही आग्रह है कि आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे, तो आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट मिनिस्टर फॉर लाइब्रेरी सर्विस। कौन सा राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय सेवाओं के लिए एक स्वतंत्र मंत्री प्रदान करता है? फर्स्ट ए ऑप्शन है केरला, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है मिजोरम और डी ऑप्शन है
वेस्ट बंगाल। दोस्तों इस प्रश्न में बहुत सारे छात्र फंस सकते हैं, क्योंकि केरला एक शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य है, अथवा कुछ छात्र इसे सही आंसर कर देंगे, परंतु इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल में पुस्तकालय अधिनियम और उसके सेवाओं के लिए एक स्वतंत्र मंत्री प्रदान किया जाता है, जिससे लाइब्रेरी का चहुमुखी विकास हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, Which state public library act has provision for collecting library cess from land revenue? दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा भू राजस्व के माध्यम से पुस्तकालय उपकर एकत्र किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कर्नाटका में लैंड रेवेन्यू द्वारा भू राजस्व के द्वारा पुस्तकालय उपकर भू राजस्व पे लगाया जाता है, जिसके माध्यम से जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसे लाइब्रेरी के संचालन में लगाया जाता है। दोस्तों अगर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे 1948 ईस्वी में पुस्तकालय अधिनियम बना था, और यहाँ पे जो है 10 पैसा, 1 रुपया में जो 10 पैसा होता है वह प्रॉपर्टी टैक्स में प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है, जबकि कर्नाटका में भू राजस्व के ऊपर टैक्स लिया जाता है। और कर्नाटका जो है यहाँ पे सन 1965 ईस्वी में लाइब्रेरी का अधिनियम पारित किया गया था। और ये सारी जानकारी मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिसका अभी तक मैंने 3 सेट कराया है, उसमें सारे राज्यों को किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम कब लागू हुआ है उसकी जानकारी मैंने दी है। देखिए केरला में भी जो कि 1989 में पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था, यहाँ भी 5% सरचार्ज लगता है हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स पे। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम सन 1960 ईस्वी में लागू हुई थी, और इसका जो प्रावधान था शुरू में 8 पैसा पर रूपी, माने 1 रुपया में 8 पैसा हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स में लगाया जाता है। तो ये सारे राज्यों के कब पुस्तकालय अधिनियम लागू हुए थे, उसकी ईस्वी और कितना परसेंट और क्या उसका जो सरचार्ज है पुस्तकालय उपकर लगाया जाता है उसकी जानकारी मैंने दी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इन व्हिच स्टेट पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट हैज नो प्रोविजन फॉर मैचिंग ग्रांट्स? किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में मैचिंग ग्रांट का कोई प्रावधान नहीं है? ए ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र और डी ऑप्शन है कर्नाटका। तो जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि आंध्र प्रदेश, जिसमें कि 1960 ईस्वी में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लागू हुआ था, और यहाँ भी हाउस टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स पे पुस्तकालय उपकर लगाया जाता है। महाराष्ट्र में भी उपकर का प्रावधान है, कर्नाटक में भी उपकर का प्रावधान है, जबकि वेस्ट बंगाल में किसी प्रकार का लाइब्रेरी टैक्स नहीं लगाया जाता है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ई पाठशाला क्या है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है ओपन एक्सेस सोर्स फॉर वेरियस कोर्स, बी ऑप्शन है कमर्शियल डाटाबेस, सी ऑप्शन है डायरेक्टरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस कंडक्टिंग ऑनलाइन कोर्सेज, और डी ऑप्शन है लिस्ट ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, ओपन एक्सेस सोर्स फॉर वेरियस कोर्सेज। ई पाठशाला जो है एक ओपन एक्सेस सोर्स है, और इसके द्वारा बहुत सारे कोर्स का संचालन किया जाता है, जिससे बच्चे अपने मनपसंद के कोर्स को यहाँ से कर सकते हैं और उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अच्छा अगर इसमें और जानकारी दी जाए कि इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका संचालन जो है एमएचआरडी और एनसीईआरटी द्वारा किया जाता है। जो ई पाठशाला है इसका संचालन एमएचआरडी जो हम लोग का एक डिपार्टमेंट होता है, और एनसीईआरटी द्वारा इसका संचालन किया जाता है, और यह इसका संचालन इन दोनों के द्वारा नवंबर 2015 ईस्वी से किया जा रहा है।
दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं इतनी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध करा रहा हूं। दोस्तों आपसे विनम्र आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग क्लास तो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी वाज ऑपरेटेड इन। फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी कब संचालित की गई थी? तो ए ऑप्शन है आंध्र देशा, बी है मद्रास प्रोविनेंस, और सी ऑप्शन है त्रावणकोर, और डी ऑप्शन है बड़ौदा। तो जो फर्स्ट मोबाइल लाइब्रेरी है वह कहाँ, किस स्थान से संचालित किया गया था सर्वप्रथम? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मद्रास प्रेसिडेंस। और मद्रास के ही, तमिलनाडु के ही रहने वाले हमारे फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस जिन्हें कहा जाता है डॉक्टर एस आर रंगनाथन थे, और मद्रास से ही मोबाइल लाइब्रेरी का संचालन शुरू किया गया था। और यह सर्वप्रथम तिरुवरुर डिस्ट्रिक्ट नामक एक डिस्ट्रिक्ट थी, वहीं से शुरू की गई थी। डिस्ट्रिक्ट का अगर नाम पूछ लिया जाए, त्रिवु तिरुवरुर, इसे आप लोग अपना प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। इसका सही स्पेलिंग है THIRUVARUR। यहीं से शुरू की गई थी, और इसे शुरू करने वाले सर्वप्रथम जिन्होंने शुरू किया था उनका नाम था SV कनागासाबाई पिल्लई। जो मद्रास में पहली मोबाइल लाइब्रेरी का संचालन किया गया था वह SV कनागासाबाई पिल्लई द्वारा किया गया था, और डिस्ट्रिक्ट का नाम था तिरुवरुर, और यह मद्रास प्रोविनेंस के अंतर्गत आती थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थी, इसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मैचिंग ग्रांट्स फॉर इस्टेब्लिशिंग चिल्ड्रेन कॉर्नर इन पब्लिक लाइब्रेरीज? इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक पुस्तकालयों में चिल्ड्रेन कॉर्नर की स्थापना के लिए समान अनुदान प्रदान करता है? तो ए ऑप्शन है UGC, बी ऑप्शन है RRRLF, सी ऑप्शन है CBT, और डी ऑप्शन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, RRRLF, जिसकी स्थापना सन 1972 ईस्वी में की गई थी। और भारत में जितने भी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके नियम बनाने के लिए, उसमें क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, उसके लिए यह निरंतर कार्य करता है। और यह राज्यों को अपने यहाँ सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए कुछ अनुदान भी प्रदान करता है, जिसमें फर्स्ट अनुदान 90:10 के रूप में जितने भी 7 सिस्टर स्टेट हैं, जैसे असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में 90% जो फंड होता है वह RRRLF द्वारा प्रदान किया जाता है, और 10% जो फंड होता है वह वहाँ के स्टेट द्वारा प्रदान किया जाता है, ताकि वहाँ सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास हो सके। उसी प्रकार 60:40 के रूप में भी जो डेवलपिंग स्टेट होते हैं, जैसे बिहार हो गया और कुछ पिछड़े राज्य हैं जैसे उड़ीसा हो गया, इन सभी राज्यों में 60% जो फंड होती है वह सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए RRRLF प्रदान करती है, और 40% वहाँ की राज्य वहन करती है। और एक होता है 50:50 का, जो डेवलप्ड राज्य होते हैं, जो थोड़े विकसित राज्य होते हैं, जैसे कि केरल, जहाँ की शैक्षणिक योग्यता, वहाँ के जो परसेंटेज होती है, एजुकेशन परसेंटेज होती है, वह हायर है देश में, तो वहाँ भी RRRLF 50:50, यानी इसका अर्थ है कि 50% जो फंड होगा वह RRRLF उपलब्ध कराएगा, जबकि 50% फंड जो है वह स्टेट वहन करेगा। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर RRRLF हो जाएगा, जो जिसने सार्वजनिक पुस्तकालय में चिल्ड्रन कॉर्नर की स्थापना के लिए अनुदान प्रदान करता है, ताकि बच्चे भी जाएं और वहाँ पुस्तकों के प्रति उन्हें लगाव हो, और उन्हें भी पुस्तक के प्रति लगाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की ऑनलाइन निर्देशिका रखता है? इसमें विच एमंग द फॉलोइंग मेंटेन्स ऑनलाइन डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया? का पहला ऑप्शन है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, सी ऑप्शन है नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरी, और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द दीज।
तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग दीजिए, आप लोग भी इस प्रश्न का सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए ऑनलाइन निर्देशिका ट्रिपल आरएलएफ रखता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ट्रिपल आरएलएफ हो जाएगा। देखिए, भारत में अगर कहीं भी सार्वजनिक पुस्तकालय से संबंधित प्रश्न हो तो उसके अधिकतर उत्तर सही उत्तर होने का चांस ट्रिपल आरएलएफ को होता है, क्योंकि ट्रिपल आरएलएफ जो है वह हमारे देश में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए बहुत ही कार्य करता है, बहुत सी सेवाएं उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर? भारतीय प्रकाशकों के पंजीकरण के लिए कौन जिम्मेदार है? ए ऑप्शन है इनफिलिपनेट, बी ऑप्शन है डेलनेट, सी ऑप्शन है ट्रिपल आरएलएफ और डी ऑप्शन है आरआर बाउकर। तो देखिए, भारतीय प्रकाशकों के पंजीकरण के लिए जो है इनफिलिपनेट तो 1991 ईस्वी में यूजीसी द्वारा स्थापित की गई थी। तो इसका तो सार्वजनिक पुस्तकालय से कोई लेन देन नहीं है। डेलनेट भी नहीं होगा, इसका फुल फॉर्म होता है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, और इसका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क से नाम जो है 1988 ईस्वी में पड़ा था और उसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। ट्रिपल आरएलएफ जिसकी स्थापना 1972 ईस्वी हुई थी, और इस प्रश्न का सही उत्तर ट्रिपल आरएलएफ हो जाएगा, क्योंकि भारतीय प्रकाशकों के पंजीकरण के लिए ट्रिपल आरएलएफ जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए पहली बार किसने प्रयास किया? तो हु मेड एफर्ट्स फर्स्ट टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया? यानी भारत में पुस्तकालय के विकास के लिए पहली बार किसने प्रयास किया? इसका प्रथम ऑप्शन है एस.आर. रंगनाथन, बी ऑप्शन है सी.जी. विश्वनाथन, सी ऑप्शन है सियाजी राव गायकवाड़ द्वितीय और डी ऑप्शन है सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने सर्वप्रथम पुस्तकालय के विकास के लिए भारत में प्रयास किया था, और यह सन 1910 में किया था, और 1910 से 13 के बीच में सियाजी राव गायकवाड़ द्वारा विलियम एलेंसन बोर्डन, यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है W.A. बोर्डन, को क्यूरेटर ऑफ लाइब्रेरीज नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ लाइब्रेरी मिसलेनी क्वार्टरली जर्नल पब्लिश्ड फ्रॉम बड़ौदा स्टेट? बड़ौदा राज्य से प्रकाशित लाइब्रेरी विविध त्रैमासिक पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? ए ऑप्शन है J.S. कोडलकर, बी ऑप्शन है W.A. बोर्डन, सी ऑप्शन है C.G. विश्वनाथन और डी ऑप्शन है अंकी वेंकट रमनिया। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर, जो बड़ौदा राज्य में लाइब्रेरी विधिक त्रैमासिक पत्रिका का प्रथम जो संपादक थे वह J.S. कोडलकर थे। J.S. कोडलकर, इस नाम को आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का वास्तुकार कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन इंडिया? इसका प्रथम ऑप्शन है एस.आर. रंगनाथन, बी ऑप्शन है अंके वेंकट रमनिया, सी ऑप्शन है सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय और डी ऑप्शन है डॉक्टर V.S. केशवन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंकी वेंकट रमनिया। इन्होंने आंध्रा देशी लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्होंने आंध्रा देशा लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की थी, जो कि सन 1914 ईस्वी में की थी, और इन्हें ही सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का वास्तुकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट को होना चाहिए। अगर इस प्रश्न का जवाब नहीं आता है आपको तो समझिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है। तो ए ऑप्शन है प्रोफेसर P.N. कौला, बी ऑप्शन है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन और सी है श्री A.K. मुखर्जी, डी ऑप्शन है जी भट्टाचार्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन हो जाएगा। इन्हें भारत में पुस्तकालय विज्ञान का जनक और द लाइब्रेरी ऑफ साइंस के फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा डिपोजिटरी लाइब्रेरी नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डिपोजिटरी लाइब्रेरी? तो फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता, जो कि डिपोजिटरी लाइब्रेरी है। कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, जो कि डिपोजिटरी लाइब्रेरी है,
और बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यह एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी नहीं है। और डी है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, यह भी डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। और भारत में कुल 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी हैं, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नहीं है, तो इसके स्थान पर जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वह डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है। देखिए दोस्तों, अगर नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता की बात करें तो यह सन 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और बाद में इंडियन इंडियन लाइब्रेरी एक्ट जो चेंज नेम एक्ट थे, इंडियन लाइब्रेरी द चेंज नेम एक्ट 1948 के द्वारा इसे नेशनल लाइब्रेरी यानी भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था। जो कौनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है, इसकी स्थापना 1891 ईस्वी में हुई थी, और इसे डिपॉजिटरी लाइब्रेरी 1981 ईस्वी में घोषित किया गया था। एशियाटिक सोसाइटी जो लाइब्रेरी है, इसकी स्थापना 1804 ईस्वी में हो चुकी थी, परंतु सन और सन 1954 में, इसके बाद 1954 में यह जो है वह एशियाटिक सोसाइटी से अलग हो गया। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से अलग हो गया, और इसका नया नाम जो है वह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे पड़ा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे बॉम्बे हो गया। पुनः सन 2002 ईस्वी में इसका नया नाम चेंज कर कर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, जो पहले मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था, उसका चेंज नाम कर कर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई कर दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आप लोग याद रखेंगे। और दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में मैं अगर बात करूं, ये जो चौथा डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन, अगर दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की हम बात करें तो सर्वप्रथम इसे पाया गया था जो 10 मार्च 1939। ये बातें कोई नहीं, ज़्यादा टीचर नहीं पढ़ाएंगे। जब इसकी नींव रखी गई थी वह 10 मार्च 1939 को रखी गई थी, जबकि यह पूर्ण रूप से जो इसकी स्थापना हुई थी वह सन 1953 ईस्वी में हुई थी। और इस अवधि के बीच में जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम सर जॉन पी सर्जेंट था। ये कुछ प्रमुख की फैक्ट्स थे जिसे आप लोग याद रखेंगे, आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट वाज पास्ड इन प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो जो प्रेस और पुस्तक पंजीकरण है वह सन 1867 ईस्वी में पास किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। और यह जो है द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट की कौन सा एक्ट द्वारा पूछ दिया जाए तो वह XX5 यानी रोमन में इसे 25 कहेंगे, और 1967। अगर इस प्रकार का ऑप्शन आपका हो, पूछ लिया जाए किस अधिनियम द्वारा, तो इस अधिनियम द्वारा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम पारित किया गया था, और वह सन 1867 ईस्वी में पास की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। हु सेड पब्लिक लाइब्रेरी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ local and national authorities? It must be supported by a specific legislation and financed by national and local government. किसने कहा कि सार्वजनिक पुस्तकालय स्थानीय और राष्ट्रीय प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है, इसे विशिष्ट कानून द्वारा समर्थित और राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित किया जाना चाहिए? ए ऑप्शन है डॉक्टर एस आर रंगनाथन महोदय, बी है गोपाल राव एकबोटे, सी ऑप्शन है सिन्हा कमेटी, और डी ऑप्शन है यूनेस्को मैनिफेस्टो। तो दोस्तों, जो यूनेस्को मैनिफेस्टो है, इसी में कहा गया था कि सार्वजनिक पुस्तकालय को स्थानीय और राष्ट्रीय प्राधिकरणों की जिम्मेदारी है। यह जो बात था, यह कथन था, यह यूनेस्को मैनिफेस्टो के अंतर्गत कहा गया था। अगर यूनेस्को मैनिफेस्टो की बात करें तो सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा मैनिफेस्टो जारी किया गया था। फिर पुनः सन 1994 ईस्वी में इसमें रिवाइज करके मैनिफेस्टो जारी की गई थी। और करंट की बात करें तो जुलाई, जो कि अभी के परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह प्रश्न पूछी जा सकती है कि हाल ही में यूनेस्को मैनिफेस्टो कब जारी की गई थी, तो वह सन जुलाई 2022 में किया गया था।
सिन्हा कमेटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। जब भी मैं कमेटी का जो प्रीवियस सेट नंबर 6 था उसमें सिन्हा कमेटी के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। सिन्हा कमेटी, रंगनाथन कमेटी, सीडी देशमुख कमेटी के जो था, फिर से मल्होत्रा कमेटी, और किसके अंतर्गत कब उसकी स्थापना हुई थी, कब रिपोर्ट पेश किया गया था, और उसके अंतर्गत लाइब्रेरी के विकास के लिए क्या क्या अहम कदम उठाए गए थे, ये सब का संपूर्ण डिटेल्स मैंने यूनिट 1 के सेट 6 में किया हूँ। अगर इसकी पूरी कमेटी की जानकारी और कमीशन की जानकारी चाहिए तो मेरे पिछले वाले वीडियो को अवश्य देखेंगे। ऐसा रंगनाथन जो है वह सन 1933 ईस्वी में आईएलए की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस दी थी जो कि 1928 ईस्वी में लिखी थी और 1931 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। वैसे ही इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। हेडेन एंड कैनन्स लिखी है, हेडिंग एंड कैनन्स लिखी है जो कि 1955 ईस्वी में लिखी है। प्रोलेगोमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, प्रोलेगोमा टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन है इनकी प्रमुख पुस्तक है, जो कि 1937 में फर्स्ट प्रकाशन थी, 1957 में सेकंड प्रकाशन थी और 63 में थर्ड प्रकाशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु डिफाइंड टू बी इंफॉर्मेशन literature? A person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information. किसने परिभाषित किया? सूचना साक्षर होने के लिए एक व्यक्ति को यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि जानकारी की आवश्यकता कब है और आवश्यक जानकारी का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता होनी चाहिए। ए ऑप्शन है एसएलए, बी ऑप्शन है एएलए यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, सी ऑप्शन है इफ्ला और डी ऑप्शन है सीलिप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी एएलए हो जाएगा। एएलए की स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। एसएलए की स्थापना 1909 ईस्वी में की गई थी। इफ्ला की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी और सीलिप की स्थापना 2002 ईस्वी में की गई थी। इसमें लाइब्रेरी एसोसिएशन और आईआईएस को मिलाकर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट को मिलाकर सीलिप का निर्माण किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर एएलए हो जाएगा। एएलए में कहा गया था कि सूचना साक्षर होने के लिए व्यक्ति को यह पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि जानकारी की आवश्यकता कब और आवश्यक जानकारी का पता लगाने अथवा मूल्यांकन करने का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता उस इंसान में होनी चाहिए। यह एएलए द्वारा दिया गया कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इसेंशियल फॉर नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कंपोनेंट है जो कि नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी बनाने के लिए अति आवश्यक है? ए ऑप्शन है लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क, बी ऑप्शन है ई जर्नल कंसोर्टियम, सी ऑप्शन है डिजिटल रिपोजिटरी और फोर्थ ऑप्शन है नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो देखिए, नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी बनाने के लिए लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क जो कि फर्स्ट ऑप्शन है यह तो आवश्यक है। बी ऑप्शन है ई जर्नल कंसोर्टियम, इसकी उतनी आवश्यकता नहीं है। सी जो ऑप्शन है डिजिटल रिपोजिटरी, इसकी भी नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी में कोई योगदान नहीं होती है। जबकि ऑप्शन डी नेशनल बिब्लियोग्राफी है, इसका उपयोग नेशनल इंफॉर्मेशन पॉलिसी में किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए और डी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय का निदेशक कौन है? तो हु इज द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द लाइब्रेरी लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया? ए ऑप्शन है चीफ एग्जीक्यूटिव एट स्टेट लेवल, बी ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, सी ऑप्शन है स्टेट गवर्नर और डी ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। तो जो भारत के पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय का जो निदेशक होता है वह चीफ एग्जीक्यूटिव एट स्टेट लेवल होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उपयोगकर्ता की शिक्षा के व्यवस्थित उपयोग के लिए किसने योगदान दिया? Who contributed for the systematic use of users education? पैट्रिक बी नैप फर्स्ट ऑप्शन है, बी ऑप्शन है फॉस्केट, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है डीएम नॉरिस और डी ऑप्शन है एस आर रंगनाथन। प्रश्न कहता है उपयोगकर्ता की शिक्षा के व्यवस्थित उपयोग के लिए
किसने योगदान दिया है? तो यूजर्स एजुकेशन जो है वह पेट्रियक बी नैप महोदय ने दिया हुआ है और यह सन 1964 ईस्वी में दिए थे। अतः इस प्रश्न को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल लाइब्रेरी एक्ट ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन वाज प्रेजेंटेड इन द ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन द ईयर। देखिए, डॉक्टर रंगनाथन महोदय द्वारा जो लाइब्रेरी एक्ट जो है उसके जो अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन कब प्रस्तुत किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1929, बी ऑप्शन है 1930, सी ऑप्शन है 1931 और डी ऑप्शन है 1932। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 1930। देखिए, इस प्रश्न में उतना कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा या आपने पढ़ाई की होगी तो आपको इसका जवाब पता ही होगा। जहाँ जहाँ एक्सप्लेन की जरूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ मैं बताऊंगा। और ये जो अखिल एशिया शैक्षणिक सम्मेलन था, ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि 1930 में हुई थी, वह अगर स्थान पूछ दिया जाए तो यह बनारस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ इनेक्टमेंट। निम्नलिखित राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम को उसके अधिनियम के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित करें। सारे राज्यों का कब कब वहाँ अधिनियम लागू हुआ है, यह मैंने एक 3 सेट अभी तक कराया हुआ हूँ जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित है, तो उसमें मैंने कराया है, वहाँ से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो था वह 2008 में लागू हुई थी, और इसी के साथ बिहार में भी 2008 में लागू हुई थी। दूसरी बात यह है कि बिहार में भले ही 2008 के बाद लाइब्रेरियन की कोई वैकेंसी नहीं आई हो विद्यालयों में या महाविद्यालयों में, और हैशटैग रिलीज अंडर कोर्स बिहार अंडर कोर्स स्कूल अंडर कोर्स लाइब्रेरियन अंडर कोर्स वैकेंसी। तो इस कैंपेन का आप लोग भी हिस्सा बन सकते हैं। अगर बिहार में विद्यालयों में 10+2 स्कूलों में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आप लोगों को चाहिए, और चाहिए ही क्योंकि आप लोग लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई किए हो तो चाहिए, और सरकार पर दबाव देने के लिए आप 29/9/2024 को यानी कि कल इस मुहिम से जुड़ सकते हैं और अधिक से अधिक संख्या में ट्वीट और रिट्वीट करें ताकि सरकार को इस बात का एहसास हो और जल्द से जल्द वैकेंसी दे। तो हम लोग फिर पुनः प्रश्न पे आते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2008 ईस्वी में हुई थी, और बिहार में भी 2008 में इसका गठन किया गया था। हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी जो है एक्ट जो है 1989 में पारित किया गया था, और उड़ीसा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 2001 में पारित किया गया था, और जो उत्तरांचल है जिसे उत्तराखंड भी कहा जाता है, वहाँ पे सन 2006 में लाइब्रेरी एक्ट पारित किया गया था। इस तरह से अगर इसे वर्ष के अनुसार सजाएं, सर्वप्रथम हरियाणा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो जाएगा जो कि बी है, और बी ऑप्शन ए में ही है सर्वप्रथम, तो बी के बाद सी हो जाएगा, सी 2001 में उड़ीसा, और उसके बाद डी 2006 में उत्तरांचल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, और फिर ए ऑप्शन हो जाएगा 2008। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय को उनके मूल वर्ष के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसे भी क्रम से सजाना है, और इस तरह का प्रश्न परीक्षा में अवश्य ही पूछी जाती है। तो जैसे कोनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है वह सन 1890 ईस्वी में इस्टेब्लिश की गई थी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है वह 1951 में किया गया था। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो है वह 1836 ईस्वी में सर्वप्रथम आई थी, जिसे बाद में इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी में भी मिला दिया गया, और फिर उसका इतिहास मैंने पढ़ा चुका हूँ। बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी जो है यह 1910-11 में या कहीं कहीं 1926 भी देखने को मिलता है। तो अब इसको क्रम से सजाएंगे तो सर्वप्रथम 1836 ईस्वी कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी हो जाएगा, अथवा सी फर्स्ट होना चाहिए। तो यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है, तो इसमें तो सिर्फ सी एंड डी है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया है, और सी यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो सी के बाद देखेंगे 1890, 1836 के बाद 1890 है ए, तो सी के बाद ए ऑप्शन बी में है, तो बी सही उत्तर हो जाएगा।
और उसके बाद डी जो है 1910-11 बड़ौदा सेंट्रल लाइब्रेरी है 1926। इन दोनों में से कोई हो सकता है, इसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, आप लोग चेक कर लेंगे। और जो बी है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, वो 1951 ईस्वी में हुई थी, जो कि सबसे बाद में हुई थी। वो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारत में निम्नलिखित मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम विधेयकों को क्रम में व्यवस्थित करें। बार बार मैंने आप लोगों से विनती किया है कि मेरे पिछले वीडियो है उसमें मैंने 3 सेट डाला था जो कि प्रीवियस ईयर से संबंधित था। तो उसमें मैंने सभी पब्लिक लाइब्रेरी बिल एक्ट से संबंधित कमेटी कमीशन के बारे में अच्छे से समझाया हूँ। वो वीडियो आप लोग देख लेंगे, उससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगी। तो जो अरेंज करना है, और फर्स्ट ऑप्शन जो है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल बाई एमडी सेन कमिटी, तो यह सन 1963 ईस्वी में आई थी। और बी ऑप्शन जो है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट डॉक्टर एस आर रंगनाथन, तो यह 1930 में, जो कि बनारस में एशिया कॉन्फ्रेंस जो हुआ था मैंने अभी बताया है, तो 1930 में हुई थी। और मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आईएलए द्वारा जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आया था वो 1990 ईस्वी में आया था। और मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी बिल वर्किंग ग्रुप ऑफ प्लानिंग कमीशन जो है वह 1965 ईस्वी में आया था। तो अब इसे क्रम से सजाएंगे तो सर्वप्रथम बी ऑप्शन हो जाएगा 1930 ईस्वी, जो कि एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। तो बी देखेंगे सर्वप्रथम किस में है, तो ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार से अगर एक का भी आपको उत्तर मालूम है तो देखिए किस प्रकार से कितनी आसानी से आप लोग आंसर खोज लेंगे। तो पहले बी हो जाएगा, उसके बाद 1930 के बाद 1963 ए हो जाएगा, और फिर 1965 में मॉडल लाइब्रेरी बिल एक्ट वर्किंग ग्रुप ऑन प्लानिंग कमीशन है, तो डी हो जाएगा। और लास्ट में सी ऑप्शन जो 1990 में मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो आईएलए द्वारा लाया गया था, तो यह हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेशनल सेमिनार और ऑन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ए ऑप्शन है, यहाँ आप खुद से थोड़ा बना लेंगे, गलत टाइपिंग हो गया है, ए बी सी डी। तो ए ऑप्शन है आई एल एंड आई एस एल आई सी, बी ऑप्शन है आई एल एंड ट्रिपल आर एल एफ, सी ऑप्शन है ट्रिपल आर एल एफ एंड आई एस एल आई सी, डी ऑप्शन है आई एल एंड इफ्ला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, आई एल ए और ट्रिपल आर एल एफ। आई एल ए और ट्रिपल आर एल एफ द्वारा मिलकर नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया था ऑन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट पे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आई एल ए प्लस ट्रिपल आर एल एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। नेशनल यूनियन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज ड्राफ्टेड बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन इन द ईयर। राष्ट्रीय संघ सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का मसौदा डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किस वर्ष में तैयार किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1940, बी ऑप्शन है 1944, सी ऑप्शन है 1948 और डी ऑप्शन है 1952। तो जो रंगनाथन द्वारा नेशनल यूनियन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ड्राफ्ट किया गया था वो सन 1948 में किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कॉनपोलिस इंडिया वाज सेटअप इन द ईयर। कॉनपोलिस जो है, जिसका फुल फॉर्म होगा कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, आप लोग याद कर लेंगे। कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये जो कॉनपोलिस है, जिसका फुल फॉर्म है कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, यह कब स्थापना की गई थी? तो ए ऑप्शन है 1985, बी ऑप्शन है 1986, सी ऑप्शन है 1987 और डी ऑप्शन है 1988। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा 1985 ईस्वी में प्रोफेसर, ये भी याद कर लेंगे, प्रोफेसर डीपी चट्टोपाध्याय महोदय द्वारा कॉर्नवालिस की स्थापना सन 1985 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सही कालानुक्रमिक क्रम की पहचान करें जिसमें वे सेटअप किए गए हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच दे वेयर सेटअप। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है नेस्डॉक। तो जो नेस्डॉक की स्थापना हुई थी वो 1970 ईस्वी में हुई थी। ट्रिपल आर एल एफ की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। डीआरटीसी की स्थापना रंगनाथन महोदय द्वारा किया गया था 1962 ईस्वी में। और इंसडॉक की स्थापना जो हुई थी 1952 ईस्वी में।
इसमें कालक्रम अनुसार सजाना है तो सर्वप्रथम तो 1952 ईस्वी आएगी, जो कि इंसडॉक की है, और इंसडॉक ऑप्शन सी में प्रथम लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता चला गया। और बी में है डीआरटीसी 1962 ईस्वी में, और फिर जो नेस्डॉक है ए 1970 ईस्वी, और ट्रिपल आरएलएफ जो है 1972 ईस्वी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। जैसे कि मैंने जब भी प्रश्न कराता हूँ तो उसमें जो ईयर होता है, उसकी स्थापना वर्ष होती है, मैं जरूर बताता हूँ, और आप लोगों को बोलता भी हूँ कि उस स्थापना वर्ष को याद कर ले प्रश्न के साथ साथ ही। इसलिए क्योंकि इस तरह का प्रश्न अक्सर सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक या दो प्रश्न कालक्रमानुसार सजाने के लिए अवश्य ही पूछ दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सुप्रीम पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ ट्रिपल आरएलएफ इज कॉल्ड द। ट्रिपल आरएलएफ के सर्वोच्च नीति बनाने का निकाय को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है फाउंडेशन, बी ऑप्शन है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, सी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव, डी ऑप्शन है एडवाइजरी कमेटी। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा उत्तर हो सकता है, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों फाउंडेशन हो जाएगा ए। ट्रिपल आरएलएफ के जो सर्वोच्च नीति बनाने का निकाय है उसे फाउंडेशन कहा जाता है। किसी भी संस्था की फाउंडेशन द्वारा ही कोई भी नीति का निर्धारण किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच ऑफ अदर फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। निम्नलिखित में से कौन सा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है? तो ए ऑप्शन देखेंगे, टू प्रमोट लाइब्रेरी मूवमेंट इन द कंट्री। तो यह तो है प्रमोट करना लाइब्रेरी मूवमेंट, या ट्रिपल आरएलएफ का फाउंडेशन का उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लाइब्रेरीज। ये भी होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि 90:10, 60:40 और 50:50 में राज्यों को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है, तो यह भी सही है। सी है टू प्रोवाइड रिसर्च इन प्रॉब्लम्स ऑफ लाइब्रेरी डेवलपमेंट। तो यह भी सही है। रिसर्च करने में, या जो भी लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में होती है, उसके संबंध में जो रिसर्च होता है उसको डेवलपमेंट के लिए यह ट्रिपल आरएलएफ प्रमोट करती है, तो यह भी सही है। टू मेंटेन डायरेक्टरी ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज। तो एकेडमिक लाइब्रेरी से संबंधित ट्रिपल आरएलएफ नहीं होता है। ट्रिपल आरएलएफ से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वह कहीं ना कहीं पब्लिक लाइब्रेरी से ही संबंधित होंगे, क्योंकि ट्रिपल आरएलएफ पब्लिक लाइब्रेरी के विकास के लिए ही निरंतर कार्य करता है, न कि एकेडमिक लाइब्रेरी के लिए। तो इसलिए यह गलत ऑप्शन है, परंतु इस प्रश्न में पूछा गया है कि फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है, इसलिए यह सही उत्तर हो जाएगा। गलत होते हुए भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन? ए ऑप्शन दिया हुआ है श्री कंचन गुप्ता, बी ऑप्शन है प्रोफेसर स्वप्न चक्रवर्ती, और सी ऑप्शन है अरुण कुमार चक्र चक्रवर्ती, डी ऑप्शन है श्री ब्रिज किशोर शर्मा। तो देखिए, ये जो श्री कंचन गुप्ता जी हैं, यह 2019 में अध्यक्ष थी, और यह प्रश्न कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वहीं से ले लिया गया है। इसलिए अभी वर्तमान के अगर 2024 चल रहा है और 2024 की बात करें, तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह श्री गंगापुरम किशन रेड्डी हैं। श्री गंगापुरम किशन रेड्डी जी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर यही होगा, अगर 2019 के सापेक्ष में पूछा जाता है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी मैं प्रश्न को लेता हूँ। तो हो सकता है कि यह केवीएस या एनबीएस में पूछी गई हो 2019 के एग्जाम में, 2018-19 के एग्जाम में। तो यह नहीं होगा, यह 2019 में अध्यक्ष थी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की, जबकि अभी श्री गंगापुरम किशन रेड्डी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है, जिसे नेशनल लाइब्रेरी वीक कहते हैं, वह कब से मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन है 1914, बी ऑप्शन है 1933, सी ऑप्शन है 1955, डी ऑप्शन है 1968। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। 1968 ईस्वी में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है,
और राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से कब मनाया जाता है अगर पूछ दिया जाए तो यह नवंबर माह में 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में इसे ही राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कहा जाता है और यह 1968 से मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, द नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मंथ ऑफ। देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि 14 से 20 नवंबर के बीच में मनाया जाता है, इसे ही राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे। हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ इंपेरियल लाइब्रेरी नाउ नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता। तो पूछा जा रहा है कि इंपेरियल लाइब्रेरी जो कि अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उसके लाइब्रेरियन कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा, जॉन मैकफार्लेन। जॉन मैकफार्लेन महोदय जो थे वह इंपीरियल पब्लिक लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन थे। देखिए, अगर इंपीरियल लाइब्रेरी की बात करें तो इंपीरियल लाइब्रेरी जो थी इसकी स्थापना 1891 ईस्वी में हुई थी। मैं इतिहास इसका बता रहा हूँ, पुनः याद कर लेंगे। और फिर लॉर्ड कर्जन महोदय द्वारा पहले जो ये सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी हुआ करती थी, सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी हुआ करती थी। और जो 1836 ईस्वी जो मैं आपको हमेशा पढ़ाता हूँ कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी थी 1836। इन दोनों लाइब्रेरी को मिलाकर, सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी को मिलाकर इंपेरियल लाइब्रेरी इंपेरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। इंपेरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी और इंपेरियल लाइब्रेरी एक्ट द्वारा। कब? तो 1902 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इस एक्ट द्वारा सन 1903 ईस्वी में जो है वह सभी के लिए खोल दिया गया। यह जो पुस्तकालय है यह सभी लोग के लिए ओपन कर दिया गया था। और जो 1902 में इंपेरियल लाइब्रेरी एक्ट द्वारा इंपेरियल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी, तो इसके जो प्रथम लाइब्रेरियन थे वह जॉन मैकफार्लेन महोदय थे। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम भारतीय इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे, तो वह हरिनाथ डे महोदय थे, जो 1907 में लाइब्रेरियन नियुक्त किए गए थे। और यह 1907 से 1911 तक लाइब्रेरियन रहे। अगर दूसरा भारतीय पूछ दिया जाए, यह देखिए ये प्रथम है, और अगर दूसरा पूछ दिया जाए कि दूसरा भारतीय कौन थे, तो 1930 ईस्वी में 1930 से 1947 जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता है, तब के एम असदुल्ला महोदय जो थे वह इंपीरियल लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे। और इसके बाद तो आप जानते ही हैं कि इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी चेंज नेम एक्ट आ गया था। इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी चेंज नेम एक्ट आ गया था और यह 1948 में आ गया था। और 1948 के बाद अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लाइब्रेरियन तो यह बी एस केशवन महोदय थे। बी एस केशवन महोदय स्वतंत्र भारत के प्रथम लाइब्रेरियन थे। तो देखिए, इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना तो 1891 में हो गई थी, जिसे सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। तो लॉर्ड जो कर्जन थे वह सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी और कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी जो इसकी स्थापना 1836 में हुई थी उसको मिलाकर इंपीरियल लाइब्रेरी की स्थापना हुई थी। और इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1902 ईस्वी में आई थी और इसी के तहत 1903 ईस्वी में इस लाइब्रेरी को सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। और ये इंपीरियल लाइब्रेरी के अगर प्रथम लाइब्रेरियन की बात की जाए तो जॉन मैकफार्लेन महोदय को प्रथम लाइब्रेरियन बनाया गया था। जबकि अगर पूछ दिया जाए कि प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे, तो 1907 ईस्वी में हरिनाथ डे को लाइब्रेरियन नियुक्त किया गया था और यह सन 1907 से 1911 ईस्वी तक रहे थे। और दुख की बात यह थी कि यह मात्र हरिनाथ डे जो थे 34 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। 34 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई थी। अच्छा, 1907 के बाद जो सेकंड भारतीय थे जो इसके लाइब्रेरियन रहे हैं, तो वह 1930 में के एम असदुल्ला खान को नियुक्त किया गया था और इन्हें खान बहादुर की भी उपाधि दी गई थी। के एम असदुल्ला को खान बहादुर की उपाधि भी मिली थी और यह ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया था।
ये भी याद रखेंगे। और 1930 से जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता है 1947 तक, तब तक के असदुल्ला खान ही अ, इस लाइब्रेरियन के तौर पर नियुक्त थे। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, जिसके बाद विभाजन होने के बाद जो के एम असदुल्ला महोदय थे वह पाकिस्तान चले गए, इसलिए यह पद जो था रिक्त हो गया। और इंडियन पब्लिक लाइब्रेरी चेंज नेम एक्ट जो 1948 में आई थी, इसके तहत इस लाइब्रेरी को भारत का राष्ट्रीय लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया। और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम लाइब्रेरियन थे वह बी एस केशवन महोदय को बनाया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे और इस फैक्ट्स को याद कर लेंगे। इसमें देखिए इसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन है और इससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन परीक्षा में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। देखिए हु वाज द फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन ऑफ इंपीरियल लाइब्रेरी कोलकाता। देखिए यहाँ प्रश्न में जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था, और इसमें जो है इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के पहले भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे, तो फर्स्ट ऑप्शन है बी एस केशवन, बी ऑप्शन है निहार रंजन रॉय, सी ऑप्शन है एस झा और डी ऑप्शन है हरिनाथ डे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हरिनाथ डे हो जाएगा, क्योंकि यही 1907 ईस्वी से लेकर 1911 ईस्वी तक इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन थे। इसके बाद 1930 से 1947 जब तक कि देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक के एम असदुल्ला खान थे, और देश आज़ाद होने के बाद स्वतंत्रता के बाद बी एस केशवन को लाइब्रेरियन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इशू ऑन लाइब्रेरीज आज रिकॉर्डेड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पुस्तकालयों पर मुद्दे दर्ज हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिकल 245, बी आर्टिकल है 246, सी आर्टिकल है 247 और डी है 248। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आर्टिकल 246 हो जाएगा। इसको याद करने वाली चीज है, इसको याद ही करना पड़ेगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के पहले निदेशक कौन थे, तो ए ऑप्शन है डॉक्टर डी एन बनर्जी, बी ऑप्शन है श्री के बनर्जी और सी ऑप्शन है डॉक्टर आर के दास गुप्ता और डी ऑप्शन है डॉक्टर आर रामचंद्रन। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, डॉक्टर आर के दास गुप्ता जो थे वो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी थे। और अगर आपसे ये तो फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी थे डॉक्टर आर के दास गुप्ता। अगर उस समय एक और पोस्ट होता था, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल का पोस्ट होता था, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अगर यह प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती। ये जो थे ये प्रथम डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया थे, और फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी पूछा जाए तो डॉक्टर आर के दास गुप्ता था। अगर अभी के वर्तमान में प्रेजेंट में अगर डायरेक्टर जनरल का नाम पूछा जाए तो प्रेजेंट में जो डायरेक्टर जनरल हैं, प्रेजेंट में जो भारतीय पुस्तकालय के निदेशक हैं वह हैं, उनका नाम है अजय प्रताप सिंह, अजय प्रताप सिंह। और ये जो राष्ट्रीय पुस्तकालय है वह किसके अंतर्गत आता है, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने पिछले में बताया था कि जो डायरेक्टर जनरल अगर फर्स्ट पूछा जाएगा तो वह हो जाएगा प्रोफेसर स्वप्न चक्रवर्ती, और अगर डायरेक्टर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी पूछ दिया जाएगा तो उसका आंसर होगा डॉक्टर आर के दास गुप्ता, जो कि 1977 से 1980 के बीच में थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती जो है वह प्रथम डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। इसका फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर ए डी चौधरी, बी ऑप्शन है प्रोफेसर स्वपन चक्रवर्ती, सी ऑप्शन है डॉक्टर अरुण कुमार चक्रवर्ती और डी है श्रवण कुमार। अगर अभी के संदर्भ में पूछा जाए इस प्रश्न का तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नॉन ऑफ, क्योंकि यह जो सही उत्तर इस प्रश्न के अनुसार डॉक्टर ए डी चौधरी जो है वह 2019 में
महानिदेशक के तौर पे कार्य कर रहे थे, डायरेक्टर जनरल थे। परंतु अभी अगर प्रेजेंट में पूछा जाए तो जैसे कि 2024 में मैंने बताया कि डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अजय प्रताप सिंह है। अजय प्रताप सिंह जी हैं। चलिए तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यूजीसी की जो स्थापना है वह देखा जाए तो सर्वप्रथम इसकी स्थापना की नींव रखी गई थी सन 1952 ईस्वी में, जबकि इस पे कार्य करना शुरू हुआ था 1953 ईस्वी से, और यह पूर्णतः बनकर तैयार हुई थी 1956 ईस्वी में, और कार्य इसका शुरू हुआ था यूजीसी की 1956 ईस्वी में। तो अधिकतर जगह पूछ लिया जाता है कि यूजीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो उसका सही उत्तर हो जाता है 28 दिसंबर 1953 ईस्वी। जबकि उसकी नींव कब रखी थी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सेटअप किया गया था 3 नवंबर 1952। तो अगर पूछ दी जाए कि स्थापना कब हुई थी तो 1953 ईस्वी आप सही कर सकते हैं, जबकि इसकी नींव रखी गई थी 3 नवंबर 1992 को, और यह कार्य करना शुरू कर दिया था 1956 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज इन यूजीसी promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher education institution regulation 2018 where libraries can be very big role। यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में अकादमिक अखंडता को बढ़ावा देने और साहित्यिक चोरी की रोकथाम विनिमय 2018 में अलग अलग क्षेत्र क्या हैं जहां पुस्तकालय की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। तो देखिए यह साहित्यिक चोरी जो कि 2018 में नए नियम लागू हुए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन है, और साहित्यिक चोरी से संबंधित जो बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यूनिट 1 में लगभग मुझे लगता है कि सेट 5 या 4 में मैंने करवाया है। तो आप सभी उस वीडियो को भी, पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं। वहां से मैंने बहुत ही, वहां पे टर्निटिन की स्थापना कब हुई थी, प्लेग चेकर की स्थापना कब हुई थी, भारत का जो पिलग्रिम चेक करने की जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सी है, फिर से ऑथेंटिकेट की स्थापना कब हुई थी, मतलब जितने भी पिलग्रिम से संबंधित सॉफ्टवेयर हैं उसकी जानकारी मैंने दी है, कब उसकी स्थापना हुई थी वो मैंने बताया है, साहित्यिक चोरी क्या होती है, उसका लेबल कितना होता है, 4 प्रकार के लेबल होते हैं, लेबल 0, 1, 2, 3, फिर से किस लेवल में क्या दंड है। मतलब साहित्यिक चोरी से संबंधित मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन से बताया है। तो यूनिट 1 के आप सेट 4 या सेट 5 जहाँ तक मुझे याद है आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिस आपसे आपको प्लेगरिज्म से संबंधित सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस प्रश्न की बात करें तो जो है क्लॉज 5, 6 और 7 जो है इसके अंतर्गत साहित्यिक चोरी की रोकथाम विनिमय 2018 की बहुत भूमिका होती है, जो कि क्लॉज 5, 6 और 7 के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द रिव्यू कमिटी अपॉइंटेड बाय द यूजीसी इन 1961 टू इन्वेस्टिगेट द स्टेट ऑफ लाइब्रेरी एजुकेशन। पुस्तकालय शिक्षा की स्थिति की जांच के लिए 1961 में यूजीसी द्वारा नियुक्त समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है पीएन कोला, बी ऑप्शन है पीबी मंगला, सी ऑप्शन है सीआर करिसिदप्पा, और डी ऑप्शन है एसा रंगनाथन। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो यूजीसी की समीक्षा समिति के अध्यक्ष थे वह डॉक्टर एसआर रंगनाथन महोदय थे, जिन्होंने 1965 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश की थी जिसका नाम था, या आप कह सकते हैं कि टाइटल था, लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। तो लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज नामक जो एक डॉक्यूमेंट प्रकाशित की गई थी वह डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा प्रकाशित की गई थी, और 1961 में जो इन्हें यूजीसी के द्वारा नियुक्ति समीक्षा समिति के स्थापन अध्यक्ष बनाया गया था, तो 1965 में जो इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वह इसी में लाइब्रेरी साइंस इन इंडियन यूनिवर्सिटी नामक डॉक्यूमेंट का नाम था, इन टाइटल से
उन्होंने प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द फर्स्ट करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी CDC in Lees was appointed by the UGC in 1990 under the chairmanship of LIS में पहली पाठ्यचर्या विकास समिति CDC की नियुक्ति यूजीसी द्वारा 1990 में किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है PN कोला, बी ऑप्शन है PB मंगला, सी ऑप्शन है CR करिसिदप्पा और डी ऑप्शन है SR रंगनाथन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर PN कोला हो जाएगा। PN कोला महोदय ने ही पहली बार करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी अपॉइंटमेंट जो किया गया था यूजीसी द्वारा, उसके फर्स्ट चेयरमैन थे। तो PN कोला याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चेयरमैन ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट कमिटी इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइट अपॉइंटेड बाय यूजीसी इन 2001। देखिए, जो 1990 में करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी लागू की गई थी, उसके तो चेयरमैन थे PN कोला महोदय। अगर 1990 के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा PN कोला महोदय। जबकि अगर आपको पूछ दिया जाए कि 2001 में जो यूजीसी के द्वारा करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए किया गया था, तो उसके चेयरमैन कौन थे? तो ऑप्शन ए है KA आइजैक, बी ऑप्शन है CR करिसिदप्पा, सी ऑप्शन है PN कोला और डी है PN मंगला। तो जो 2001 में हुई थी, तो उसके जो अध्यक्ष चेयरमैन थे वह CR करिसिदप्पा महोदय थे। इस अनुसार जो ऑप्शन बी है वह सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। IIT LIS इज एन एसोसिएशन ऑफ। IIT LIS किसका एक संघ है? तो ए ऑप्शन है स्पेशल लाइब्रेरियंस, बी ऑप्शन है टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, सी ऑप्शन है कॉलेज लाइब्रेरियंस और डी ऑप्शन है स्कूल लाइब्रेरियंस। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर IIT LIS है, जो कि जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और यह जो संघ है टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से संबंधित है। क्योंकि जैसे कि IIT LIS की हम बात करें, IIT LIS की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म ही होती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ द टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो दोस्तों IIT LIS की फुल फॉर्म होती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ द टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो IIT LIS पूछा गया कि किससे का एक संघ है, तो वह टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के संघ है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा और इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था क्लास का। तो थैंक यू वेरी मच और आप हमसे जुड़े रहे हैं और ऐसे ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लाता रहूंगा नए नए सेट के रूप में। और यूनिट वाइज जो मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ, इसकी कड़ी लगातार जारी रहेगी। थैंक यू। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से विनती है कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें और हो सके तो लाइक करें। अगर आपको अच्छी वीडियो लग रही हो तो लाइक अवश्य करें और कमेंट के माध्यम से आप किसी भी प्रश्न का जवाब पूछ सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। और अगर कोई आंसर आपको लगता है कि मैंने गलत पढ़ाया हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से मुझे सूचित कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों आपके स्क्रीन पे पुनः हमारे टेलीग्राम चैनल का QR कोड दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से मेरे ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड के माध्यम से भी उससे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको लाइब्रेरी साइंस से संबंधित नई वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलेगी, लेटेस्ट न्यूज मिलेगी, क्विज का लाभ ले सकते हैं। और तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।